यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी टाइम लगाएं, ठीक है, आप सेल्स पे टाइम लगा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पकड़ने में टाइम लगा सकते हैं, आप एक प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हैं। मैं खुद अगर सेल्स करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले तो चलना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। मैं टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं। तो ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो आप एक पॉइंट आता है जब आपने सारा कुछ देख लिया है, सीख लिया है, अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप मैनेज कर रहा था, और वो होते भी लाइव थे, ठीक है, प्रोडक्शन के लाइव सिस्टम। उनमें कोई इशू आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो वहाँ पे तो आपको टाइम ही नहीं होता ना मिलता कि आप इसको घंटे बाद देख लेते हैं या थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। वो फ़ौरन आपको देखना पड़ता था, ठीक है, और वो इतनी टफ रूटीन में तो आप कुछ और सोच ही नहीं सकते ना। और आई थिंक आपने जिस तरह बताया बैंकिंग इंडस्ट्री में वहाँ पे, हाँ, तो आपको ये इंडस्ट्री स्विच कैसे लगा कि बैंकिंग से आईटी? बैंकिंग में भी मैं आईटी में ही था ना। अच्छा, बैंकिंग में भी आईटी में था। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट में था। कोई फर्क महसूस हुआ कि वो उस सेटिंग्स में या उस कल्चर में और अब जो कल्चर में आपने जब मूव किया था, कोई मेजर कोई फर्क नजर आया आपको, या उसने आपको हेल्प किया किसी तरीके से? जो वहाँ से यहाँ मूव करने में जो कल्चर डिफरेंस है, जो वर्किंग का कल्चर था, काम करने का जो कल्चर था। देखिए जॉब्स में तो मैंने मोस्टली सेम कल्चर देखा है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो सुबह आप 9 बजे जा रहे हो और फिर वापसी का तो कोई टाइम नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं 9 to 5, लेकिन 9 to 5 होती नहीं है। वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उसके बाद आपको सैटरडे को भी बुला लें, संडे को भी बुला लें। तो मैं तो अपनी पूरी जॉब एक्सपीरियंस में तो यही करता रहा, ठीक है, कि जिस टाइम बुलाया गया है आपको उस टाइम जाना है, ठीक है। प्रोडक्शन है, डिप्लॉयमेंट है, क्लाइंट की तरफ से है, कुछ भी है, सारा कुछ है। उसमें यह था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, ठीक है, और जो आपकी एफर्ट्स थी बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है, लेकिन रिटर्न आपको उस तरह मिलता नहीं था, ठीक है। और फिर आप बाउंड होते थे, पाबंदियाँ आप पे लैदा और हर चीज़ लैदा कुछ। सम टाइम आपके पास टाइम वहाँ पे ऐसा भी होता था कि जिसमें आप कहते थे कि यार ये टाइम मेरे पास है, इसको मैं यूटिलाइज करके कुछ और भी कर सकता हूँ। जो जॉब से इधर स्विच करने की मेन रीज़न ये थी कि जिस तरह सुबह से लेकर रात तक आपने करना है, और सैटरडे संडे भी लगा रहे हैं, और तकरीबन 12 साल में इसी तरह इसी जॉब डिफरेंट कंपनीज में करता रहा हूँ, और रिटर्न इन दी एंड सेम रहता था, ठीक है। आप एफर्ट जितनी मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी आप इनपुट दे दो, जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो, जितना मर्जी एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ठीक है, इन दी एंड आपको रिटर्न सेम ही रहता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो फिक्स सैलरी वही आपको मिलनी है, ठीक है। और जो मैं सोचता था कि मैं ये सोचता था कि यार कि मेरे पास इतने डेवलपमेंट की स्किल सेट्स हैं, ठीक है, तो मैं क्यों कंपनी में एक लिमिटेड एक वो कुएं का मेंढक बन के क्यों रहा हूँ, ठीक है। कि मेरी जितनी भी एफर्ट्स हैं, जो भी है, ये स्किल सेट्स हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको मैं यूटिलाइज कर ही नहीं सकता कहीं और पे। और अगर इस कंपनी में मैं यूटिलाइज करता हूँ तो मेरा रिवार्ड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना मुझे कुछ इस तरह करना चाहिए कि मैं अपने स्किल सेट्स को, अपने जो टाइम को, ठीक है, यूटिलाइज करूँ, एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करूँ, ठीक है, किसी और चीज़ में उसको लगाऊँ, ठीक है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने की, कुछ ज़्यादा अर्न करने की, कुछ एक्स्ट्रा करने की, ठीक है, टाइम हो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो, और जो है आप उसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस हों, ठीक है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आप कुछ और कर नहीं सकते या इस तरह। तो ये सारा कुछ सोच के मैंने फिर इधर ज्वाइन किया था, ठीक है, कि इसमें ये है कि जब मैंने किया एज अ टीयर 2 ज्वाइन था, टीयर 2 में आपका टोटली रिस्क भी आपका है और रिवार्ड भी आपका है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उसका आपको रिवार्ड मिलेगा उतना, ठीक है। ये नहीं है कि आपने बस बाकी कंपनीज की तरह कि आपने सारा दिन भी लगा दिया, सारी एफर्ट भी लगा दी, लेकिन मैं मंथ के एंड पे आपको सिर्फ वही एक फिक्स सैलरी मिलनी है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी टाइम लगाएं, ठीक है,
आप सेल्स पे टाइम लगा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पकड़ने में टाइम लगा सकते हैं, आप एक प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और आपको ग्रो करने की ऑप्शंस काफ़ी मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप ग्रो करोगे मल्टीपल चीज़ों पे तो आपकी इन द एंड अर्निंग भी बढ़ जाती है, सारा कुछ ये बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें पॉइंट्स हैं जो जॉब से और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे मूव किया है। और मुझे और थोड़ा बताएं जर्नी के बारे में, क्या आपने कितना टाइम लगाया सोचने में कि जॉब से यार अब अपना शिफ्ट करते हैं और अपने काम, और क्या मुश्किल डिसीजन था या क्या उस वक्त आपके दिमाग में किस तरह की सोचें आती थी? मुझे तकरीबन साल 1.5 साल तो लगा था ये सोचने में, डिसीजन लेने में, क्योंकि शुरू में जब वहाँ से जॉब से आपने इस मोड में आना होता है तो सबसे पहले आपको एक रिस्क फैक्टर आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार इधर तो मैं चलो काम है नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही, लेकिन मंथली आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। जब आप वो सारा सेटअप छोड़ के उस मोड से निकल के दूसरे सेल्फ मोड में आते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क टोटल 100% आपका है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़रा सोचने में थोड़ा सा टाइम लेती है कि यार अगर मेरे पास काम होगा तो मैं अर्न करूँगा, अगर काम ना हुआ, फारिग बैठना पड़ा, तो मुझे कोई सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जितना भी रिस्क है वो आपका अपना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा सा स्विच करने में आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। फ़ायदे नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने ये जो आपको जिस तरह की थॉट्स आ रही थी कि यार रिस्क भी उतना ज़्यादा है, हो सकता है कि मैं जितना कमा रहा था सैलरी, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो बंदा होता है उसने घर का अपना सारा निज़ाम चलाना होता है, तो आपने इस सोच को, इस थॉट को किस तरीके से ओवरकम किया, मैनेज किया, और कैसे अपने ऊपर आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार आप इसको करते हैं? देखिए मुझे तो एक वो कह लें एक बिलीव था कि जो कहते हैं ना कि रिज़्क आपको लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में आपको मिल के ही रहना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि चलो दूसरा, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तिजारत में मुनाफा जो है 9 गुना है, और उसमें वही ये कुछ चीज़ें थी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोची देखी हैं। तो मैंने कहा यार रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। रिस्क लेंगे तो ही रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छा रिवार्ड चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब बगैर रिस्क लिए तो आप रिवार्ड ले नहीं सकते। तो एक दफ़ा तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये मैंने सोच के ट्राई किया कि यार जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो वो अब इधर एक्स्ट्रा टाइम लगा के, एक्स्ट्रा चीज़ें एफर्ट्स लगा के, और आपको वो कुछ ना मिल रहा हो, तो जो आपको ओनली आप काम मतलब जितने डेडिकेटेड आवर्स हैं वो आप लगा रहे हैं और आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, तो वो मेरा ख्याल वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि आप एक दफ़ा रिस्क लें, ठीक है। आप जाएं, वो देखें, ठीक है। तो उसके बाद जब एक दफ़ा बंदा इस ट्रैक पे आ जाता है और चल जाता है, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होती है, सम टाइम आपको लो रेट पे काम करना पड़ता है, सम टाइम आपके पास काम नहीं भी होता है, ठीक है, फारिग भी बैठना पड़ता है। तो सारी ऑप्शन सिनेरियोज आते हैं, लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दी एंड आपको इसका फ़ायदा ही होता है, अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, रिजल्ट आपका अच्छा ही होता है आपको एंड पे ना। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आपने जब यहाँ पे आके कमाना शुरू किया टीयर 2 के अंदर, तो क्या वो इक्विवेलेंट थी सैलरी जो आप दूसरे कंट्री के अंदर ले रहे थे? क्या उसको मैच करती थी वो? नहीं, जब मैं सऊदीया में था तब तो मेरी सैलरी वहाँ पे 86 थी, ठीक है। वहाँ से जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने फिर जब प्योर एमडी ज्वाइन किया तो वो सैलरी उसकी 1/4 रह गई थी, ठीक है। फिर मैंने दोबारा सोचा कि यार क्या किया जाए, वापस जाया जाए या यहाँ पे कुछ किया जाए। फिर मैंने वहाँ से इस ऑप्शन को भी, फिर मुझे ये ऑप्शन का भी पता चला, ठीक है। मैंने कहा कि चलो इस ऑप्शन को भी पहले ट्राई करना चाहिए। तो ये है कि तकरीबन मेरी वहाँ तक हो गई थी सैलरी ना, 100% नहीं, लेकिन 70-80% मैंने ना, जब आपने टीयर 2 के अंदर स्विच टीयर किया 2 था, को स्विच किया था तो मैंने 70-80% उसको अचीव कर लिया था। बाकी रह गया था 20%, तो वो उसमें अब ऑप्शन ही
यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा थी कि मैं एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, मेरी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, दूसरे से तीसरा कर लेता हूँ या टीम बना लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ। तो जब इतनी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, तो मैंने कहा था ठीक है, अगर 60-70% भी अभी मुझे मिल रहा है, मतलब 70-80% कह लें, 70-80% भी मुझे मिल रहा है, तो मैं 50-60-70% और भी कर सकता हूँ, तो मैं उससे भी ऊपर जा सकता हूँ। तो बहरहाल उसी वजह से फिर मैंने कहा कि ठीक है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए और अपनी एफर्ट्स को, अपने स्किल्स को खुद आजमाना चाहिए और खुद मुझे देखना चाहिए कि मैं खुद कितना ग्रो कर सकता हूँ अपनी सारी स्किल सेट्स को, हर चीज़ को लेके। तो फिर इसलिए मैंने भी इसको कंटिन्यू किया। यानी आप ये भी एडवाइस कर सकते हैं जो यंग लोग आपकी फील्ड में हैं कि वो यहाँ पे भी रह के उतना ही पैसा कमा सकते हैं कि जितना वो बाहर जाके कमाएंगे। क्या ये सही है? ऑब्वियसली यहाँ पे रह के भी आप उतना कमा सकते हैं। देखें, जो अपना काम है ना, ठीक है, ये एक बिजनेस ही है, ठीक है, जॉब और बिजनेस, ठीक है। आप इन जो अपना काम है उसमें तो डेफिनेटली आपको चांसेस रहते ही रहते हैं, हमेशा ग्रो करने के भी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती हैं, ठीक है, सारा कुछ करने की ऑप्शंस आपके पास रहती हैं। तो ये अब आपके अपने ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप आगे लेके चलते हैं। तो आप ऑब्वियसली आप बाहर से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वो सच उस तरह नहीं है कि आप अगर कहेंगे यार मैं बाहर जाऊँगा तो मैं इतना अर्न कर लूँगा, बाहर जाके भी जॉब करेंगे। हम बाहर जाके अगर बिजनेस करते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है। और पर वो कुछ लोग ये भी कंसिडर नहीं करते कि बाहर जाके खर्चे भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर चीज़ एक्सपेंस उस तरह बढ़ जाता है, टैक्सेस वगैरह उस तरह बढ़ जाते हैं, हर चीज़ वो उसी तरह ही है। और जितना आप अर्न कर रहे हैं फिर आप वो जो आपका खर्चा है, वो जो है सारे एक्सपेंस हैं, वो भी तो उसी हिसाब से हो रहे होते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, ड्यूरिंग दिस फेज जब आपको लगा, जब आप आए टियर 2 के अंदर, आप कभी किसी चीज़ से कोई डर लगा हो या खौफ लगा हो या पछतावा हुआ हो ड्यूरिंग दैट फेज जब आप टियर 2 के अंदर एंटर हुए? नहीं, मुझे डर खौफ तो नहीं लगा कभी, कभी पछतावा हुआ, क्योंकि जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे वह उसी टाइम प्रोजेक्ट वो 1-2 दिन में मिल गया था, मैं तो तभी हो गया था, अवेलेबल हो गया था। हाँ, उसमें ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई थी, क्योंकि टियर 2 में आपको ये होता है कि आप सेल्फ मैनेज होते हैं, सारा कुछ आप खुद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी करना होता है खुद ही करना। वो शुरू में थोड़ा सा मुझे तकरीबन 6 महीने लगे थे, लेकिन उसके बाद ये है कि वो काफ़ी चीज़ें भी मैंने ग्रैब कर ली थी और फिर वो सारा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन और वो फिर एक सारा एक ट्रैक पे आ गई थी चीज़ें, तो फिर स्मूथ हो गई थी, फिर मुझे भी इतना इशू नहीं हुआ। और जब आपने मूव किया टियर 2 के अंदर, आपकी फैमिली लाइफ कैसे चेंज हुई? पहले कैसा टाइम स्पेंड करते थे? और पहले तो ये था जब जॉब टाइमिंग थी मेरा केस है उसमें तो ये है कि मेरी जो पहले टाइमिंग थी, जिस तरह क्योर एमडी में था, सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना होता था, तो हम तकरीबन 7-7:30 बजे सुबह उठ के निकल जाते थे और रात 10-11 बजे वापस आते थे। और सैटरडे संडे एक बजता था, जिसमें वो भी कभी सैटरडे बुला लेते थे, इस तरह। उससे पहले भी कंपनीज में इस तरह होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं था, मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड होता था ज़्यादा, डिलीवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो टाइम ऐसा मुझे यहाँ पे इस तरह नहीं, मैं तकरीबन 6 से 7 घंटे भी, अगर 5 घंटे भी दे देता था, 6 या 7 घंटे में अपना टास्क कर लेता था, तो बाकी टाइम मेरे पास बच जाता था, ठीक है। दूसरा मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर लेता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना मैं फैमिली को यहाँ पे दे सकता हूँ। बीच में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी आया था, वो था 3D प्रिंटिंग का, ठीक है। उसमें मैं तकरीबन 12 से 15 बंदों की टीम लीड कर रहा था 3 साल। वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि उसमें मुझे दोबारा थोड़ा सा 9 आवर्स यहाँ पे ऑफिस में देने पड़ रहे थे, वो प्रोजेक्ट की डिमांड थी। तो वो अब यानी कि 3 साल वो प्रोजेक्ट चला था, उसमें मेरी कोई रूटीन्स दोबारा कोई हो गई थी ऑफिस की तरह की। फिर उससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसमें रूटीन की टाइमिंग इतनी टफ नहीं थी। उस प्रोजेक्ट के बाद जो दोबारा अब ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें भी टाइमिंग की हुई है, ऐसे मुझे इतना कोई वो नहीं हुआ।
तो इसमें ये है कि डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, आपके काम पे और नेचर पे, प्रोजेक्ट की नेचर पे, ठीक है। कि ये नहीं है कि ऑफिस वाला रूटीन नहीं रहती पूरा साल, आपको ज़रूरत है, ऑफिस आना पड़ रहा है, वो टाइम देना है, तो वो उस डिमांड पे है। ये नहीं कि बिला वजह कुछ भी नहीं है तो ऑफिस के घंटे पूरे करने बैठे हुए हो। वो ऐसा जैसा कोई सीन मेरे साथ नहीं था। और आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि तकरीबन आपके पास एक प्रोजेक्ट था, वो 10 से 15 बंदों की टीम थी, तो आपने यानी काफ़ी ज़्यादा टियर 1s के साथ भी काफ़ी अर्सा आपने काम किया और अभी भी कर रहे होंगे। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर क्या ऐसी हेसिटेशन है हम्म। कि वो अवॉइड करते हैं कि यार टियर 2 में ना आना पड़े? मेरा ख्याल तो मोस्टली तो लोग जो है ना वो टीयर 2 में आना चाहते हैं, अच्छा। ठीक है, टीयर 2 में आना चाहते हैं। लेकिन जो रिस्क फैक्टर उन्हें जो नज़र आता है वो यही है कि यार टीयर 2 में आपका टोटल रिस्क आपका अपना है, ठीक है। काम है तो आप चलेगा, अगर नहीं है तो आपको फिर फ्री बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन यही चीज़ जो मेरी टीम थी, जो बंदे से उनके साथ तो मेरी अक्सर डिस्कशन में यही चीज़ मुझे सामने आती थी। वो जो कहते थे कि यार मतलब कि अभी तो चले आ रहा है, अगर ना हुआ काम तो फिर क्या करेंगे, फिर किस तरह करेंगे मैनेज। तो वो कईयों में वो फियर फैक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। वो ज़रा कहते हैं कि यार ये ठीक है, और जब थोड़ा सा इस चीज़ में टाइम गुजारते जाते हैं, देखते जाते हैं, ठीक है, उन्हें टीयर 2 से वो फ़ायदे बेनिफिट्स पता चलते हैं, ठीक है, इंस्पायर होना शुरू होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड फिर टीयर 2 की तरफ बनना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई शख्स है कि जिसको इसी चीज़ का डर है, जिस तरह जो डर आपको भी था, आपने बताया कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर, तो आपको क्या लगता है वो किस तरीके से इसको ओवरकम या मैनेज कर सकते हैं, या किस तरीके से उनको इस रिस्क को देखना चाहिए, किस एंगल से देखना चाहिए इसको? देखिए, एक तो वो उसमें ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ और स्किल सेट पे ना होना चाहिए, ठीक है। और कि आपको पता है कि यार मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यानी कि मैं खुद अगर सेल्स करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे टोटली प्रोजेक्ट खुद लेके चलना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, मैं टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, कम्युनिकेशन से मेरे स्किल्स ठीक हैं। तो ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो आप टीयर 2 की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी की वेट में आप रहें, जैसे अपॉर्चुनिटी आपको आती है आप अपॉर्चुनिटी अवेल करें और आप उसको ज्वाइन कर लें। तो मेरा ख्याल जब आप एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट पे अवेलेबल हो जाते हो और टीयर 2 आप ऐसा चलना शुरू हो जाते हो, तो फिर आपको चीज़ें काफ़ी स्मूथ लगने लग जाती हैं, फिर आपको इतना रिस्क फैक्टर फील नहीं होता पिछला। बस वो टीयर 1 से टीयर 2 में आने में जो थोड़ा सा होता है ना स्टेप लेने में, वो उस पर थोड़ा सा आप कह लें कि वो थोड़ा सा टाइम होता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा मूव कर जाते हैं तो फिर आपका वो इतना नहीं होता। बाकी ये जो टीयर्स 1 अभी अगर आना चाहते हैं तो कुछ जो टीयर 2s हैं, वो टीयर्स 1 है, वो तो कहते हैं कि यार हमें कब मौका मिले तो हम टीयर 2 बन जाएं, ठीक है। वो तो इतना ज़्यादा वो हुए हैं, ठीक है। कुछ सोचते हैं कि यार अभी इतना, तो दूसरा इसके लिए मिनिमम थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपको 5-7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं कि आप फ्रेश आए और आप डायरेक्टली टीयर 2 बन गए, इस तरह आप टीयर 2 नहीं बन सकते, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि आप सेल्फ मैनेज कर सकते हो, सेल्फ लीड कर सकते हो, सेल्फ सारा कर सकते हो, तो फिर आप टीयर 2 की तरफ मूव कर सकते हो। अगर अभी आपको किसी के अंडर ही काम करना पड़ रहा है, किसी से अभी सीखना पड़ रहा है, ठीक है, सारे फेजेस से गुजरना पड़ रहा है, तो जब तक वो सारी फेजेस से आप गुजर नहीं जाते, आपके हाथ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ नहीं जाता, ठीक है, हर चीज़ का पता नहीं लग सकता, तब तक आप टीयर 2 की तरफ मूव नहीं हो सकते। ये भी एक चीज़ है। तो मेजॉरिटी जो आपकी टीम में लोग हैं वो टीयर 2 में मूव करना चाहते हैं, लेकिन वो इस मौके की तलाश में हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अवेलेबल हों तो वो ट्रांजिशन करें। ये सबका डिफरेंट है, ठीक है।
अब जिनको तो फॉर एग्जांपल जिनका 7-8 साल इसका एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, ठीक है, वो तो कहते हैं कि यार हाँ हम टीयर टू अब बन जाएं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अवेलेबल हैं, सारा कुछ है। वो जल्दी चलाती चीज़ पे तो वो कहेंगे कि यार हम टीयर टू बन जाएं, क्यों हमने इसी प्रोजेक्ट पे एज अ टीयर वन काम कर रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट पे हम एज अ टीयर टू हो जाएंगे, तो हमें तो उसकी वो नहीं है, अवेलेबल तो वो रहेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली ही चाहते हैं कि ठीक है, क्योंकि उनको तो सीधा सीधा रेस मिल जाएगा, जब मिल जाएगा। और जो अभी नहीं इस तरह प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है या कुछ उस तरह के अभी काम नहीं है, तो वो तो अभी बैठ के सोचते हैं ना कि चलो सैलरी अगर ले रहे हैं, तो अगर टीयर टू की तरफ हम आते हैं तो कोई काम ना हुआ, कुछ ना हुआ, तो फिर तो फ्री बैठना पड़ेगा। और वैसे भी कंपनी में अगर आपको टीयर टू की तरफ मूव करना है ना, तो उसकी भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं, प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, वो होंगे पूरे, तो फिर ही आप टीयर टू की तरफ आ सकते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या स्मार्ट मूव होगी आपके एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से या किन चीज़ों को मद्देनजर देख रख के टीयर टू के अंदर मूव करना चाहिए? किन चीज़ों को मद्देनजर रख के टीयर टू की तरफ मूव हाँ, मतलब करना? स्मार्ट ऑप्शन क्या होगी अगर यहाँ पे आप किसी को एडवाइस करना चाहें कि कब आपको लगता है कि उसके अंदर, जिस तरह आपने बोला ना कि आपने भी जब मूव करना था तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि यार मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो आप क्या उनको एडवाइस करेंगे कब उनके लिए राइट टाइम है कि यार अब जो है ना टीयर टू के अंदर मूव कर जाए? लेकिन जब अगर उन्हें वो उनका स्किल सेट इतना स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, वो सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनको फिर अगले स्टेप की तरफ मूव करना चाहिए। टीयर वन में तो स्टेप वन अगर आप कह लें तो उसमें तो यही है ना कि आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, टीयर टू से देख रहे हैं सारा कुछ। हाँ, एक पॉइंट आता है जब आपने सारा कुछ देख लिया है, सीख लिया है, अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि आपको उसी टाइम पे स्टेप टू की तरफ मूव करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। नहीं, फिर वेट नहीं करना। अगर तो आप रेडी हो गए हैं और आप अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, फौरन मूव कर देना चाहिए। और ये अगर मूव लेट्स से कि आपके ख्याल में, आपके एक्सपीरियंस में, अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो मूव नहीं करता किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उसका करियर और उसका फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये अगर वो मूव नहीं करता ना, फिर तो वो वही है कि एक लिमिटेड उसका सारा कुछ होगा, उसकी सोच, उसके एक्सपेंस, उसका लाइफस्टाइल, हर चीज़ जो है ना एक लिमिटेड रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने फिर उसी मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी मोड में आप उसी में अर्न कर रहे हैं, उसी में एक्सपेंस कर रहे हैं, वही आपका लाइफस्टाइल है, वही सारा कुछ, आप वो देख जो चीज़ लेके वो चल रहे हैं, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन जब आप टीयर टू बनते हैं, तो टीयर टू में तो आप को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ करने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, ऑप्शंस आपके पास काफ़ी आ जाती हैं, आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, आप अपने जो ड्रीम्स हैं, लाइफस्टाइल है, सारा कुछ है, वो ऑटोमेटिकली आपका हर चीज़ जो है उसमें वो इम्प्रूव हो जाती है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ भी है इसके अंदर और फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। प्रोफेशनल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, सारा कुछ ही है। मेरे ख्याल में तो सब कुछ ही है। सब कुछ है इसके अंदर। और आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे ओवरऑल? अगर एडवाइस अगर लेट्स से कोई टीयर वन के अंदर है और एक एक्सपीरियंस भी नहीं है लेट्स से इतना, लेट्स से कि अभी इसको 2-3 साल हुए हैं या फ्रेश ग्रेजुएट है, कुछ अर्सा हुआ है, आप अपने एक्सपीरियंस से को देख के आप क्या एडवाइस करेंगे उनको करियर वाइज? देखिए, मैं जो टीयर वन को एडवाइस करूँगा वो यही है कि अलाइड में टीयर टू बनने की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, ठीक है, हर एक को सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, ग्रोथ जो है सबके लिए, कैरियर पाथ जो है वो सबका सेम है, ठीक है। अब उसमें अब ये है कि आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और आप कहो कि मुझे अभी टीयर टू बना दें या इस तरह, और ठीक है, आप
4 साल 5 साल 6 साल जितना भी, यानी कि आपको टाइम लगता है, ठीक है, आप लर्न करें, सीखें और टीयर 2 की तरफ लाजमी मूव करें, ठीक है। आप अपने अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो पैदा कर लें कि यार मैंने ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 मैंने करके तो स्टेप 2 की तरफ मूव होना है। स्टेप 2 के लिए मूव होने के लिए मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और उनकी आप प्रैक्टिस करें, सीखें, इर्द गिर्द से पूछें, जो भी है नेट पे देखें, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको लगता है कि आपने एक टारगेट स्टेप है, मुझे टीयर 2 बनने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें आप अपनी उसको कंप्लीट करें, ठीक है। सीनियर्स हैं उनसे सीखना है, उनसे सीखें, पूछना है उनसे पूछें, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स आपने अपने जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करें, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और टीयर 2 की तरफ मूव करें। टीयर 2 की तरफ आप जब मूव कर जाएंगे तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। आपके पास आप ग्रो ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जो जितना कॉम्पिटेंट होता है, जितना मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है, वो उतना ज़्यादा। आपने जिस तरह बोला विद रिस्क कम्स हाँ। रिवॉर्ड, हम्म। बिल्कुल सही। और आपने इतना ज़्यादा आपका तजर्बा है, आपने कोई और कंपनीज देखी हैं जो कि सिमिलर मॉडल ऑफर करती हैं? नहीं, मुझे और कंपनीज का तो नहीं पता, मुझे सिर्फ अलाइड का पता था, तो अलाइड को मैंने ज्वाइन किया, इसके अलावा मुझे नहीं आइडिया और कंपनीज शायद करती हूँ। प्रीवियस आपका जो एक्सपीरियंस है जितनी कंपनी से, उसमें से कोई ये इस तरह का मॉडल ऑफर करता था? नहीं, उसमें इस तरह का मॉडल कोई भी नहीं ऑफर कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलरी रेस मिल जाता था, ठीक है, बेनिफिट्स ज़्यादा मिल जाते थे, गाड़ी वगैरह दे देते थे, ठीक है, ये चीज़ें, लेकिन वो आप फिर भी एक लिमिटेड स्कोप में रहते थे। अच्छा, वैसे ये क्यों कंपनी जिस तरह एलाइट जो है वो चाहता है उसके लोग ग्रो करें, वो टीयर 2 मॉडल लेते हैं। मेजॉरिटी कंपनी जिस तरह आपने बताया है जो आईटी के अंदर है, आप जिस तरह क्योर एमडी की एग्जांपल ले लें, वो ये मॉडल नहीं। आपको क्या लगता है कि उनका माइंड, कंपनी का माइंड सेट क्या है? जो वो वाली कंपनीज हैं, लेकिन वो कंपनी, मुझे जो लगता है कंपनी का माइंडसेट होता है कि कंपनी ग्रो करे, एम्प्लॉयज़ का इतना वो उनका नहीं होता, ठीक है। अलाइड में ये है कि अलाइड चाहता है कि एम्प्लॉयज़ ग्रो करें, एम्प्लॉयज़ ग्रो करें तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो वो जो है वो सारा कुछ है, सारा कंपनी के उसमें जाता है। अलाइड में सारा कुछ एम्प्लॉयज़ की जाता है उसमें। तो जैसे आपने बोला कि ज्यादातर ऐसा ट्रेंड नहीं होता कहीं पे, नहीं, लोग कहते हैं कि कंपनी ग्रो करे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम सुना, आपको लगा नहीं यार ये कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, कोई स्कैम ना हो, इस तरह का होता है? मेरे तो असल में ना ये सारे मेरे जानने वाले थे, पहले हम एक कंपनीज में काम करते रहे, इरफान भाई वगैरह और ये वो सारे, तो मैं सबको तो जानता था, तो इसलिए मुझे तो इतना फील नहीं हुआ। लेकिन अब कोई नया बंदा या कोई बिल्कुल अननोन बंदा जिसको नहीं पता है, ठीक है, वो शायद थोड़ा सा इस चीज़ में हेजिटेट करे। आपसे किसी ने शिकायत की इस बात पे कि यार ये मुझे कोई बात सही नहीं लग रही है? मेरे कुछ हैं जानने वाले जिन किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी ने नहीं ज्वाइन किया। जिसने नहीं ज्वाइन किया वो बस ये कह रहा था यार कोई अभी समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं इस तरह वो देते हैं नहीं देते हैं, फिर फारग बैठ गए तो क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने इस वजह से ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोगों ने कर लिया, तो वो तो एक चीज़ है ही है। अब मैं तो खैर जानता था तकरीबन ये जितने उमर भाई हो गए या वो इरफान भाई हो गए या जेवर के और भी लड़के थे, जेवर के, बिल्कुल। मैं जेवर में भी रहा हूँ 3-4 साल। अच्छा अच्छा। जेवर के काफ़ी एम्प्लॉयज़ इधर हैं, ठीक है, उनको तो मैं जानता था, फिर मैं इसलिए मुझे तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। बाहर वाले बंदे को कह सकते हैं, वो करते हैं फील। सही, ठीक हो गया सर, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, थैंक यू।